प्यारे मित्रों, डर का राज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मेरा विनम्र निवेदन है कि अपना 1 सेकंड खर्च करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि एक भारतीय की मदद हो सके और हौसला बढ़ सके। आइए एक बहुत ही बेहतरीन कहानी हम लोग सुनते हैं। जब मैंने खरीद ली एक भूतिया बस। एक ऐसा गरीब लड़का जिसने रात में एक बस खरीदा। बस मालिक ने उस लड़के से कर दी अपने लड़की की शादी, लेकिन दुल्हन के अलावा उसकी सहेलियां भी साथ में उसी के बिस्तर पर सोती हैं। शादी में ऐसे ऐसे रीति रिवाज अपनाए जाते हैं कि जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। लड़की ही बनती है उस बस का ड्राइवर और रोमांच से भरी यात्रा उस बस के द्वारा की जाती है, जो बेहद खौफनाक और जासूसी हॉरर कहानी है, जिसे सुनकर आप अलग ही दुनिया की यात्रा करेंगे। मेरा नाम गोवर्धन है। मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे पिताजी के पास मात्र 2 बीघा जमीन था, लेकिन पिताजी बहुत मेहनती थे और मुझे भी उन्होंने अपने साथ मेहनत करना सिखा दिया। पिताजी ने दूध का धंधा किया था। उनके पास कुल 10 भैंस थी। घर का खर्च उसी से चलता था। उन्हीं कार्यों में लगे रहने के कारण मैंने किसी तरह मात्र हाई स्कूल पास किया। अचानक पिताजी को पता नहीं क्या हुआ कि भैंस का दूध निकालते समय ही एक भैंस ने उन्हें अपनी सींग से दबा दिया और वह तुरंत मर गई। अब मैं अकेला रह गया। मुझे अब यह काम बहुत भारी लगने लगा। माँ ने मेरी शादी के लिए प्रयास करना शुरू किया, लेकिन भैंसों का गोबर उठाते उठाते मेरे शरीर में गोबर का दुर्गंध समा गया था। गोबर हाथ से ही उठाता था, क्योंकि पिताजी कहते थे, बेटा भैंस लक्ष्मी होती हैं, इसलिए इनके गोबर से घृणा नहीं करना चाहिए। अब जिस लड़की से मेरी शादी की बात होती, वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखती, फिर कपड़ों को देखती। कोई कहती इसके शरीर से गोबर की गंध आ रही है, कोई कहती स्मार्ट नहीं है, तो कोई कहती इसके कपड़े मेरे पसंद के नहीं हैं, कोई कहती मैं इतना कमाता नहीं हूँ। अब मुझे मालूम हो गया कि इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं होता, बल्कि धन से ही लगा होता है। मुझे अब पैसे वाला बनना था। इसी बीच मुझे सूचना मिली कि एक बस बिकने वाली है। मुझे लगा कि यह मेरे लिए एक मौका हो सकता है। मैं बस को देखने गया। बस मुझे अच्छी स्थिति में लग रही थी। बस मालिक ने बस का दाम मात्र 1.5 लाख रुपए बताया। सस्ती बस को लेना मेरा स्वप्न बन गया। भैंसों को मैं तालाब में नहलाने ले गया। उनके साथ मैं तैरकर तालाब के आर पार भी गया, लेकिन सोचा बस खरीदने के पैसे के लिए ही व्यवस्था कर रहा था। अचानक मेरी नज़र उस भैंस पर पड़ी जिसने मेरे पिताजी को मारा था। उसको देखकर मुझे गुस्सा आ गया और दिमाग में बात आई कि इन भैंसों को यदि बेच दे तो इनसे भी छुटकारा मिल जाएगा और बस के लिए पर्याप्त धन भी आ जाएगी। माँ ने कहा, बेटा फिर सोच ले, तुझे इतनी सस्ती बस क्यों मिल रही है? दूसरी बात, तुम्हारे पिताजी के साथ हादसा किसी एक भैंस से हुई है, तो सारी भैंसें इसमें दोषी नहीं हो सकती। तुम्हारे पिता ने कहा था कि वह लक्ष्मी होती है, कहीं तू बुरा न फंस जाए। मैंने माँ की बात नहीं मानी। सारी भैंसों को मैंने बेचा तो मुझे 1,75,000 रुपये मिल गया। मैंने 25,000 रुपये माँ को दिया और 1,50,000 रुपये लेकर बताए गए स्थान पर दिन में ही चला गया। लेकिन उस जंगली क्षेत्र में पहुँचने पर मुझे रास्ता ही समझ नहीं आया, या क्या कारण था कि वहाँ कोई घर ही नहीं मिला। वैसे बस मालिक ने पैसा रात में ही लाने के लिए कहा था। रात ठीक 1 बजे मुझे फ़ोन आया कि भाई तू बस लेने क्यों नहीं आया? अगर तू नहीं आओगे तो मैं 1 बजे के बाद बस किसी दूसरे ग्राहक को दे दूंगा। मैंने उससे कहा, नहीं भाई, बस किसी को मत देना, मैं तुरंत पैसा लेकर आ रहा। मैं तुरंत उस स्थान पर पहुंचा जहां बस खड़ी थी। बस मालिक मुझे लेकर बस के अंदर गया। मैंने देखा कि एक सुंदर सी लड़की पहले से ही कंडक्टर की सीट पर बैठी थी। वह उठकर मुस्कुराने लगी और मेरे शरीर को सूंघने लगी। मुझे अजीब सा लगा। उसने कहा, आपके पास भैंस है ना? मैंने कहा, अब नहीं है,
मैंने बेच दिया। उसने कहा, इसलिए तुम बहुत अच्छे महक रहे हो। तुम्हारे शरीर से गुबरैक करेंसी नोटों की महक आ रही है, जो गुबरैक राज्य की है। मुझे लगा कि वह लड़की पागल हो सकती है, लेकिन बस मालिक ने कहा, यह मेरी इकलौती पुत्री है और यह कई राज्यों में घूम आई है। इसने अभी तक अपनी शादी नहीं की है, लेकिन लगता है कि यह तुम्हें पसंद कर रही है। हाँ, एक बात यह है कि यह इस बस को चला भी लेती है और कंडक्टरी भी कर लेती है। बस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन मेरे लड़की को इस बस में नौकरी पर रख लेना। उसको इस बस से बहुत लगाव है, जो चाहे उसे दे देना, कोई मांग नहीं है। मैं मन में बहुत खुश हुआ कि बस के साथ इतनी सुंदर लड़की भी मुझे मिल रही है। मेरे तो भाग्य जग जाएंगे, माँ की भी समस्या हल हो जाएगी। आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी है। बस मालिक ने पूछा, क्या तुम बस चला लेते हो? मैंने कहा, नहीं, अभी मैंने नहीं सीखा है। तो उसने कहा, मेरी लड़की डाकिनी बस के ड्राइवर का काम कर लेगी, तुम कंडक्टर का काम करना, किराया वसूलना। लड़की का नाम सुनकर मैंने सोचा, अजीब सा नाम है, लेकिन मुझे नाम से क्या मतलब। तभी वह लड़की उठकर मेरे पैंट का हुक खोलने लगती है। मुझे यह देखकर अजीब सा लगा। उसकी हरकत देखकर मुझे शर्म आ रही थी। मैंने उसका हाथ हटाने का प्रयास किया, लेकिन पहली बार किसी लड़की की इस हरकत से मेरे हाथ पैर में जैसे जान ही न हो। अजीब सा सुन्नपन शरीर में आ गया। इतने में मेरा पैंट खुलकर नीचे गिर गया। तभी वह लड़की हमारे कमर में एक सोने की बनी हुई कमर पेटी बांधने लगी, जिस पर सींग वाले किसी मानव जैसी आकृति बनी थी। यह करके उसने मेरे कमर को चूम लिया। यह देखकर उसके पिता ने ताली बजाते हुए कहा, मेरी लड़की ने कमर पेटी पहनाकर तुम्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब यह तुम्हारी हो गई। यदि लड़की लड़के को कमर पेटी पहना देती है तो ये पति पत्नी हो जाते हैं। अब मुझे सब कुछ मिल गया जो मेरी तमन्ना थी। अब केवल बस से अच्छी आमदनी होने लगी, यह सोच रहा था मैं। तभी उसके पिता ने कहा, अब तो आज ही तुम दोनों की शादी करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर मैंने कहा, आज ही? यह कैसे संभव है? तब उसके पिता ने कहा, इसकी चिंता तुम मत करो, शादी की सारी व्यवस्था पहले ही पूर्ण हो गई है, बस तुम्हें दूल्हा बनना है। इसी समय डाकनी की बहनें और सहेलियां आ जाती हैं। वह सभी मेरा कपड़ा उतारने लगी। एक लड़की दूल्हे का पोशाक भी लेकर आई थी। डाकिनी की सहेलियां तो एक से बढ़कर एक थी। उन्हें देखकर मेरा मन पलटी खाने लगा। मन अब यही कह रहा था कि काश इन सभी से शादी करने का मौका मिल जाता। डाकिनी ने कहा, ऐसा सोचना भी मत। मैंने कहा, कैसा? डाकिनी ने कहा, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वह एक सच्ची पत्नी को तुरंत समझ में आ जाता है। देखो, हमारी परंपरा में तुम शादी एक ही से कर सकते हो, समझे? लेकिन यदि तुम चाहो तो रात किसी के भी साथ बिता सकते हो। यह परंपरा जानकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मन में कहा, यह तो भी अच्छी बात है। अब सभी सहेलियां कपड़ा उतार कर उस करधनी को बारी बारी से चूमने लगी जो डाकनी ने मुझे पहनाया था। मेरे तन बदन में गजब की गुदगुदी हो रही थी। खैर, इस परंपरा के बाद मुझे दूल्हे का पोशाक पहनाया गया, लेकिन सारा पोशाक काले रंग का था और दूल्हे के सिर का मौरा भी काला था और उस पर सींग जैसा बना था। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैंने सोचा यह भी इनकी परंपरा होगी। जब मुझे मंडप में बैठाया गया, दुल्हन की माँ और उसकी सहेलियां बारी बारी से आती, अपनी उंगली अपने नाक में डालती, फिर निकालकर मेरे गाल पर चिपका देती। यह रिवाज तो मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे उबकाई सी आने लगी। तभी मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया। उसने बोला, शायद तबीयत कुछ गड़बड़ है क्या, बस करो, कहकर वह रिवाज रोक दिया। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था। कितनी जल्दी चारों ओर गजब की सजावट की गई थी और मेहमान भी आ गए थे। तरह तरह के भोजन बन रहे थे। अब शादी की बारी आई। मंडप में फेरे कराने के लिए मेरी पत्नी को आगे कर दिया गया और कुल 3 फेरे में ही शादी संपन्न हुई। सभी मेहमान भी तुरंत चले गए।
रीति हमारे यहाँ से बिल्कुल भिन्न थी। डायना की सहेलियाँ मुझे सुहाग रात कक्ष में ले गई और सभी दुल्हन के साथ ही सुहाग सेज पर सो गई। किसी तरह सब संपन्न हो गया। रात जैसे बहुत बड़ी हो गई हो। अब डाकिनी ने कहा, उठो, बस भी लेकर निकलना है। मैंने कहा, आज ही? उसने कहा, अभी ही, क्योंकि कल बहुत घाटा हो जाएगा, काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है। खैर, मैं भी शादी के ख्वाब से अलग हुआ। डाकिनी आकर बस के सीट पर बैठ गई। मैं कंडक्टर के सीट पर बैठ गया। डाकिनी ने बस स्टार्ट करके आगे बढ़ाया। अचानक बस जैसे सीधे ज़मीन के अंदर जाने लगी। मैं डर गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। मैंने डाकिनी से पूछा तो उसने कहा, यह रास्ता सुरंग से होकर जा रहा है। अब बस जैसे उड़ रही थी, लेकिन कहीं कोई कस्बा बाजार नहीं दिख रहा था। अचानक बस एक जगह रुकी। कई सवारियां अंदर आई। मैंने उन्हें टिकट काट कर दिया। उन्होंने जो करेंसी दिया, मैं देखकर दंग रह गया। मैंने उनसे कहा, यह क्या मजाक है? मैंने डायना से कहा, यह कैसा किराया है? डायना हंसी और बोली, हम लोग गोबरैक राज्य में हैं। यह काफ़ी महंगी करेंसी है। एक गोबरैक बराबर 500 रुपये। इससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो। खैर, बस तेज़ी से उड़ रही थी। डायना ने कहा, आगे हम हड्डू राज में पहुंच रहे हैं। यहाँ भी सवारियाँ ऊपर चढ़ीं। मैंने सवारियों को टिकट दिया। उन्होंने हड्डियों से बनी करेंसी दी। मेरे तो होश उड़ गए। डायना ने बताया, इस राज्य की एक करेंसी बराबर 1000 रुपये होता है। इससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो। मैंने पूछा, सोना चांदी कुछ भी? उसने कहा, हीरा पन्ना मूंगा भी। बस फिर आगे बढ़ी। तेजी से हवा में खेतों जंगलों से होते हुए वह अगले स्टॉप पर रुकी। यहाँ सवारियाँ बस में चढ़ी। मैंने उन्हें टिकट काट कर दे दिया। उन्होंने अजीब सी करेंसी दी जो मांस से बनी हुई थी और उनमें से दुर्गंध भी आ रही थी। पूछने पर डाकिनी ने बताया कि यह मासाचुसेट्स राज्य की करेंसी मासाचुसेट्स है। एक मासाचुसेट्स करेंसी बराबर 1500 रुपये होता है। यह सब देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी सवारी किसी से बात नहीं कर रही थी। मैंने डाकिनी से कहा, मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ गहने खरीदने हैं। जहाँ आभूषण मिलते हों बताना। डाकिनी ने कहा, तुम कहीं उतरना नहीं, बेचने वाले गाड़ी के अंदर ही आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। बस तेज़ी से आगे बढ़ी और एक अगले राज्य में पहुंच गई। सवारियां ऊपर आईं। मैंने उन्हें टिकट दिया। सभी सवारियां मुझे पीले पीले रंग की करेंसी देने लगी। ऐसा दुर्गंध आ रहा था जैसे किसी आदमी और जानवरों की टट्टी से बनी करेंसी हो। डाकिनी ने बताया, यह सबसे अमीर राज्य गुहेल है। एक गुहेल करेंसी बराबर 3000 रुपये होते हैं। यहाँ तुम किसी भी करेंसी से कुछ खरीद सकते हो। तभी सवारियाँ उतरने लगी। बस खाली सी हो गई। कुछ यात्री बचे थे जिन्हें वापस जाना था। ये सभी यहाँ व्यापार करने आए थे। डाकिनी ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे ज़रूरत के दुकानदारों को बुलाता हूँ। कई दुकान महंगे महंगे गहनों, कपड़ों आदि बहुत से ज़रूरत के सामान लेकर आ गए। मैंने डाकिनी और माँ के लिए बहुत से आभूषण और कपड़े खरीदे। सबसे अधिक डाकिनी ने देने के लिए जब करेंसी मांगी तो मैंने गुहेल करेंसी दिया, क्योंकि मुझे उसमें से बहुत दुर्गंध आ रहा था। मैंने भी उधर घूमना चाहा, लेकिन डाकिनी ने कहा, ऐसी गलती कभी मत करना। रात में यहाँ उतरना बहुत ही भयानक होगा। मैंने जब ध्यान से देखा तो जितने भी लोग वहाँ घूम रहे थे, न तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन थी, न तो बस के नीचे ही ज़मीन दिख रही थी। डाकिनी ने कहा, हमारी बस इन्हीं राज्यों की यात्रा रोज करती है और रात ही रात वापस लौट जाती है। एक बात और, यहाँ से लौटने पर रात में ही सामान लेकर तुम अपने घर चले जाना और अगली रात को फिर चले आना। उसी रात मैं बहुत सारे सामान लेकर माँ के पास पहुँचा। माँ मुझे देख कर लिपट गई। उसने बताया कि तुम 15 दिनों के बाद घर वापस आ रहे हो। बहुत से गहनों, कपड़ों और ज़रूरत के सामान देकर माँ खुश हो गई। धीरे धीरे मुझे मालूम हो गया कि डाकिनी और उसका पूरा परिवार हमारी दुनिया के नहीं है।
लेकिन मैंने अपने रिश्ते तोड़े नहीं, क्योंकि डाकनी हुई वह लड़की थी जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया और मुझसे कोई नुकसान नहीं था। मैं कभी कभी रात को माँ से मिलाने उसको भी लाता था, लेकिन रात में ही वह वापस चली जाती थी। अब मैं बहुत ही धनवान हो गया था और आनंद से जीवन जी रहा था।